नमस्कार। खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा भवन की। बिहार विधानसभा भवन 100 साल का हो चुका है, लिहाजा भवन की शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरा भवन रंगीन रोशनी में नहा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दीपावली सा दृश्य नजर आ रहा है। कोने कोने को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शताब्दी समारोह के लिए विधानसभा का भवन सज धज कर तैयार है। समारोह में शामिल होने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बिहार आ रहे हैं। समारोह के साक्षी बिहार के करीब 1,500 माननीय बनेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में होने वाले समारोह में बिहार के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद, सभी वर्तमान और पूर्व विधायक और विधान पार्षद आमंत्रित किए गए हैं। विधानसभा के शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस वक्त विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा, यानी कि विधानमंडल के दोनों सदनों की तस्वीर इस वक्त आप देखिए दुल्हन की तरह जगमग कर रहा है। और जाहिर सी बात है कल देश के महामहिम राष्ट्रपति पटना पहुंचने वाले हैं और इस समारोह में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले विधानमंडल को पूरी तरीके से सजा कर रखा गया है और हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, मानो दिवाली सा एहसास करा रहा हो। जाहिर सी बात है बिहार विधानमंडल के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि इस भवन ने 100 साल पूरे कर लिया और इस भवन ने कई इतिहास बनते देखे हैं और इसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसकी चर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि देश और दुनिया में होती है। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के आने के पहले विधानमंडल को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और जब यहाँ पर राष्ट्रपति पहुँचेंगे तो कई सारे ऐसे समारोह हैं जिसका आयोजन किया गया है जिसमें राष्ट्रपति शिरकत भी करेंगे। तो उसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई पूरे विधानमंडल को, उसके कंपाउंड से लेके भवन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, मानो दिवाली सा एहसास करा रहा हो। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए अब इस खबर को समझिए। बिहार विधानसभा का भवन 100 साल का हो गया है। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से भवन को सजाया गया है। 1921 में यानी 100 साल पहले 7 फरवरी को मौजूदा भवन में पहली बैठक हुई थी। तब इसे बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। 1911 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बंगाल से अलग होने के बाद परिषद के लिए सचिवालय की जरूरत थी और मौजूदा विधानमंडल भवन 1920 में बनकर तैयार हो गया था। तब वॉल्टर मार्ड सदन के अध्यक्ष थे। देश की आजादी के लेकर राज्य के विभाजन समेत तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह विधानसभा रही है। इस दौरान तमाम ऐसे फैसले विधानसभा से पास हुए जिनकी देश दुनिया में चर्चा हुई। अगर पिछले 1.5 दशक की बात करें तो महिला आरक्षण, विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव, शराबबंदी जैसे ऐसे कई अहम फैसले हैं जो विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हुए। कल राष्ट्रपति बनने के दूसरी बार रामनाथ कोविंद बिहार आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल पटना आएंगे और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर कैसी तैयारी चल रही है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। घुड़सवार पुलिस, हाथों में बिहार पुलिस का झंडा और निगाहें चाक चौबंद। ये तैयारी है राष्ट्रपति के आगमन की। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना आने वाले हैं। मौका है बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का। आगमन से पहले राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कारकेड का रिहर्सल किया गया। दिखा रहे हैं यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कारकेट, साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेट का रिहर्सल किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर। बुधवार को दोपहर तकरीबन 1 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंचेंगे। विधानमंडल परिसर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी कारकेट का रिहर्सल किया गया, क्योंकि बुधवार को पटना पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पटना सिटी गुरुद्वारा जाएंगे। उसके बाद पटना महावीर मंदिर जाकर दर्शन भी करेंगे। यहाँ से राष्ट्रपति के जो काफिला है वो एयरपोर्ट से निकलता है और एयरपोर्ट से निकल करके सीधा सबसे पहले राजभवन पहुँचता है। राजभवन में वहाँ जो बिहार के पहले नागरिक हैं
उनसे मुलाकात होगी राज्यपाल से, और राज्यपाल से मुलाकात के बाद वहाँ से काफिला निकल करके सीधा यहाँ से हनुमान मंदिर पहुँचेगा, और हनुमान मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ से पटना सिटी गुरुद्वारे के लिए जो है वहाँ से निकल जाएगी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई मंत्रियों ने विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। किया गया है एक बड़ा सा, देखिए यहाँ पर हॉल बनाया गया है जहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे। तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, वर्तमान विधायक, विधान पार्षद, सांसद, पूर्व सांसद, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। कई विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। और दूसरी ओर ये मंच है जहाँ राष्ट्रपति बैठेंगे। ये देखिए, हम सबसे पहले कुर्सी, जिस कुर्सी पर राष्ट्रपति को बैठना है इसको हम दिखाएंगे। यही जगह है जहाँ पर राष्ट्रपति जब बिहार आएंगे, इस विधानसभा परिसर में जब वो कार्यक्रम में शामिल होंगे तो इसी कुर्सी पर रहेंगे जहाँ पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। इसके बगल में राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे और तमाम जो अन्य जो गणमान्य लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो काफ़ी बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद का ये दूसरा बिहार दौरा है। राष्ट्रपति इससे पहले नवंबर 2017 में पटना पहुंचे थे। वो तब यहाँ कृषि रोड मैप के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। अब 4 साल बाद वो बिहार दौरे पर एक बार फिर पटना पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए खबर को समझिए। अगर आप पटना में रहते हैं या फिर पटना जाने का प्लान कर रहे हैं तो ट्रैफिक रूट में बदलाव को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पटना आगमन पर यातायात में कई बदलाव किए गए हैं। 21 अक्टूबर को सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक परिचालन पर पाबंदियां लगाई गई हैं और एम्बुलेंस, शव वाहन और पास वाहनों को सभी रूटों पर चलने की छूट होगी, जबकि दूसरे वाहनों पर पाबंदी लगी रहेगी। आर ब्लॉक फ्लाईओवर से हार्डिंग रोड की तरफ वाहन नहीं चलेंगे। आर ब्लॉक फ्लाईओवर से इनकम टैक्स होते हुए बेली रोड जा सकते हैं। वहीं आर ब्लॉक के नीचे से हार्डिंग रोड तरफ वाहनों को आर ब्लॉक से अटल पथ की तरफ जाने की इजाजत होगी। वहीं मैंगलस रोड से हार्डिंग रोड पर भी वाहन नहीं चलेंगे। माल रोड से सचिवालय नंबर 1 गेट की तरफ परिचालन बंद रहेगा। चितकोहरा पुल से हज भवन, हार्डिंग रोड में भी परिचालन नहीं होगा। वहीं भिकारी ठाकुर पुल से हार्डिंग रोड जाने वाले पुल से गर्दनी बाग और मीठापुर जा सकते हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। और अब बात कश्मीर में टारगेट किलिंग की। रविवार को कश्मीर जिन 2 बिहार निवासियों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था, उनका शव आज देर शाम पटना पहुंच गया। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों पार्थिव शरीर को अररिया भेज दिया गया। पूरी रिपोर्ट को देखिए, फिर खबर समझेंगे। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए अररिया के रहने वाले राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का शव देर शाम पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने श्रद्धांजलि दी और वहां मौजूद परिजनों को ढांढस बंधाया। श्रद्धांजलि देने के बाद विशेष वाहन से दोनों पार्थिव शरीर को प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की देखरेख में पैतृक गांव अररिया भेज दिया गया। राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव जो हैं, इनको आतंकवादियों ने कायराना हमला इन पर किया था और उसके बाद इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो शव है उसको पटना लाया गया और पटना एयरपोर्ट से अभी रवाना किया जा रहा है। खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ साथ जो सुशील कुमार मोदी भी यहाँ पहुंचे थे और देख सकते हैं कि अब पार्थिव जो शव है यहाँ से सीधे अब अररिया के लिए रवाना कर दिया गया है।
दरअसल बिहार के अररिया के रहने वाले राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव को रविवार को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने 3 बिहार निवासियों पर गोली चलाई थी, जिसमें इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चुनचुन ऋषिदेव अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 4 बिहार निवासियों की हत्या ने बिहार समेत पूरे देश को हिला दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए पूरी खबर को समझिए। आज 2 पार्थिव शरीर कश्मीर से पटना पहुंचा। कल परिजनों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रविवार को राजा और योगेंद्र आतंकी हमले में मारे गए थे। 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बिहार के रहने वाले 4 लोगों की कश्मीर में हत्या की गई। सबसे पहले भागलपुर के वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने निशाना बनाया था, लेकिन उनका शव बिहार नहीं लाया जा सका था। न्यूज 18 ने पूरी जिम्मेदारी से वीरेंद्र के परिजनों की आवाज बुलंद की, भागलपुर प्रशासन की उदासीनता को जाहिर किया। न्यूज 18 की खबर से खलबली मची तो प्रशासन की नींद टूटी। बाद में अरविंद शाह और अब राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का शव बिहार लाया गया। हाल की घटना को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी, क्योंकि हाल की घटनाओं से आतंकियों का नया ट्रेंड सामने आया है। आतंकवाद के नए चैप्टर का नाम है टारगेट किलिंग। घाटी में आतंकी आम लोगों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर और केंद्र की सरकार का मानना है कि हाल के दिनों में नागरिकों पर बढ़े हमले किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इन घटनाओं में पाक समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ सामने आ सकता है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का शव पटना लाया गया, जहां से शव को अररिया भेज दिया गया। दोनों का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। रविवार को आतंकियों ने कश्मीर के अनंतनाग में घर में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की मौत हो गई थी। दो सीटों पर उपचुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी बढ़ती जा रही है। पहले से डर की दोस्ती अब साजिश के आरोपों तक पहुंच चुकी है। आज बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी बड़ी सियासी साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद आरजेडी तिलमिला गई है। पूरी रिपोर्ट को देखिए। इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, लेकर के बहुत दूर देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी वंशी के जरिए तारापुर में मछली जरूर फंसा रहे हैं, लेकिन उनकी निगाहें मछली की दोनों आंखों पर है। मछली की वो दोनों आंखें हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तेजस्वी जानते हैं कि अगर दोनों आंखों को उन्होंने अर्जुन की तरफ भेज दिया तो आगे की राह आसान होगी, लेकिन कांग्रेस की दोस्ती को दरकिनार कर एकला चलने वाली आरजेडी को ये भी समझना होगा कि मछली में कांटे भी होते हैं। पहले से खार खाई कांग्रेस ने आरजेडी पर सियासी साजिश रचने का बड़ा आरोप लगा दिया है। सुनिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास आरजेडी के मौजूदा स्टैंड को कैसे देख रहे हैं। सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना। कांग्रेस ने आरजेडी पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ की अब जरूरत नहीं है। तो सवाल है कि तेजस्वी को किसके साथ की जरूरत है। बिना नाम लिए भक्त चरण दास ने इशारा बीजेपी की ओर किया है। भक्त चरण दास के आरोपों पर तिलमिलाए आरजेडी नेताओं ने कांग्रेस की सूझबूझ से लेकर सियासी ताकत तक को बयानों के जरिए एक झटके में तौल दिया। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे।
जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, ये स्पष्ट होता है। 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच गठबंधन भी बरकरार है। ये भी सियासत का सत्य ही है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक मीटिंग के लिए। क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। पिछला चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ा, 70 सीट हम लोगों ने दिया। उस 70 सीट के प्रति कहीं गंभीर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी। देखिए, अब एक सीट पर मैंने हमारा उनका नहीं बन पाया, अब इसको लेकर के बहुत चूल देने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। दरअसल कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस को 70 में से महज 19 सीटें ही हासिल हो पाई थी और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम था। कुशेश्वर स्थान पर भी कांग्रेस की हार हुई थी। खराब प्रदर्शन के कारण शक्ति सिंह गोहिल ने तबियत का हवाला देकर पद छोड़ दिया था। अब भक्त चरण दास को बिहार का प्रभारी बनाया गया है और आरजेडी कहीं ना कहीं ये मानती है कि सत्ता से दूर रहने में कांग्रेस जिम्मेदार है। लिहाजा आरजेडी इस बार दोनों सीटों पर चुनाव आजमाना चाहती है और महागठबंधन 2 सीटों पर उपचुनाव को एक मौके के तौर पर देख रही है। दोनों सीटें अभी एनडीए के खाते में, शायद इसीलिए आरजेडी ने दोस्ती को दरकिनार कर यह फैसला लिया है। और फिलहाल खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।